हेलो वॉचर्स, आज मैं आपके लिए फियरफुल नाइट्स का दूसरा एपिसोड लाया हूँ। तो कहानी इस बारे में है कि किसी भी नई जगह पर जाएं तो उस जगह के बारे में पूरी डिटेल और पूरी जानकारी पहले हासिल कर लें। सौरभ ने भी ऐसा ही कुछ महसूस किया अपने ऑफिस या अपने काम की जगह पे। आज सौरभ बहुत खुश था, और क्यों ना होता, आज उसकी जॉब का पहला दिन था। रास्ते भर वो मुस्कुराता हुआ यही सोच रहा था कि आज जॉब पर कितने सारे नए लोगों से मुलाकातें होंगी। अंदर ही अंदर वो नर्वस भी हो रहा था। ऑफिस पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी पार्क की और वो लिफ्ट में चढ़कर ऊपर जाते वक्त मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा था। दरअसल वो इस चीज़ की तैयारी कर रहा था कि जब वो अपने नए बॉस के सामने जाएगा तो क्या बोलेगा। तभी लिफ्ट अपने फ्लोर पर लगी और सौरभ बाहर आया तो उसने देखा कि ऑफिस के बॉस और जीएम उसके इंतज़ार में सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने उसे पूरे स्टाफ से इंट्रोड्यूस कराया। सौरभ भी बहुत खुश था, लेकिन उस पूरे कैबिन में सिर्फ एक ऐसा वर्कर था जिससे उन्होंने सौरभ को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। ये बात सौरभ को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने सबसे मिलने के बाद अपने कैबिन में बैठकर अपना काम शुरू कर दिया। वो अपना काम कर ही रहा था जब उसकी नज़र अचानक अपने कैबिन से बिल्कुल सीधी तरफ गई तो उसने देखा कि जिस वर्कर से उसके बॉस ने उसकी जान पहचान नहीं कराई थी, वो ठीक उसके सामने वाले कैबिन में बैठकर उसको घूर रहा था। ये देख सौरभ ने उसको एक स्माइल पास की, लेकिन उसने इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। सौरभ को किसी तरह इस पर से ध्यान हटाकर सौरभ वापस से अपना काम करने लगा तो वहाँ एक चाय वाला आया जो पूरे स्टाफ को चाय दे रहा था और हंस खेलकर सबसे बातें भी कर रहा था। तभी उस चाय वाले की नज़र सौरभ के कैबिन पर पड़ी तो वो सौरभ का नया चेहरा देखकर उसके पास जाकर उसको चाय देने लगा और उससे पूछने लगा कि सर, आज आपका पहला दिन है क्या। इस पे सौरभ ने चाय लेते हुए उससे कहा, जी। इसके बाद चाय वाला जाने लगा कि तभी उसने अपने कदम रोके और उसने एक नज़र सौरभ को देखकर उस लड़के के कैबिन की तरफ देखा जो सौरभ के सामने बैठा था, और फिर उसने सौरभ से बोला, सर ज़रा संभाल कर काम करिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन असल में है यहाँ पर। इस पर सौरभ ने पूछा, मतलब। तो चाय वाला हंसता हुआ बोला, वक्त आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। तो सौरभ ने इन सब बातों को समझने की थोड़ी कोशिश तो की, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर तक वो बातें सौरभ के दिमाग में चली, लेकिन फिर उसने अपना ध्यान काम की तरफ लगा लिया। सौरभ को एंट्री करे हुए वक्त हुआ था सुबह के 10:03 और अभी टाइम हो रहा था शाम के 4:30। सौरभ का काम ख़त्म हो गया था। उसने एक लंबी सांस लेने के साथ फाइलों का बंडल बनाया और वो थोड़ी सी अपनी कमर सीधी करने के लिए कुर्सी पे सीधा होकर बैठा ही था जब वो लड़का सौरभ के पास आया। उसने वो सारी फाइलें वहाँ से उठाईं और उससे हंसते हुए कहा, अरे भैया, थोड़ा मुंह का यूज़ भी कर लिया करो यार। जिस पे उसने एक हंसी हंसी और वो फाइल लेकर बाहर चला गया। करीब 3 मिनट बाद और फाइलें लेकर सौरभ के पास आया और उसके कैबिन में रख दी। ये देख सौरभ ने उससे तुरंत पूछा कि मिश्रा सर ने भेजी हैं क्या। इस पर उसने अपना सिर हिलाकर हाँ बोला और फिर वो वापस जाकर अपने कैबिन में बैठ गया। इसके बाद सौरभ अपने काम में इतना मगन हो गया कि उसको टाइम का अंदाज़ा ही नहीं रहा। वो काम कर ही रहा था जब उसके पास अपने सीनियर आशीष का कॉल आया। तो उसने सौरभ से कहा, भैया सारा काम आज ही निपटा दोगे क्या। इस पर सौरभ थोड़ा सा हंसा तो आशीष ने दोबारा उससे बोला, घड़ी देख लो ज़रा। सौरभ ने घड़ी देखी तो 9:30 हो रहा था। उसने कॉल काटी और वो अपना सारा सामान लेकर कैबिन से बाहर आया और सीधे आशीष के पास गया और उससे हंसते हुए बोला, अरे वो मैं ज़रा टाइम देखना भूल गया था। तो इस पर आशीष ने उससे बोला, टाइम नहीं देखा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमको तो सिर्फ 16 फाइलें दी गई थी और इनको कंप्लीट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे लगने चाहिए।
तो इस पर सौरभ ने चौंकते हुए बोला, हाँ वो फाइलें तो मैंने 4:30 बजे तक ही ख़त्म कर दी थी। मुझे तो दोबारा भेजी हुई फाइल्स में टाइम लग गया जो मिश्रा सर ने भेजी थी। ये सुन आशीष हल्का सा मुंह बनाकर बोला, मिश्रा सर ने भेजी थी? तो सौरभ बोला, हाँ हाँ, वो मेरे कैबिन के सामने वाला ही तो लेकर आया था वो फाइलें। इस पर आशीष ने बोला, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आज मंडे है और आज सिर्फ मैं और कुछ न्यू कमर्स एम्प्लॉय ही रुकते हैं, बाकी सब हाफ डे पर ही चले जाते हैं। आज तो स्टाफ की भी छुट्टी रहती है। सौरभ ने बहुत बताने की कोशिश की लेकिन आशीष भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक बोल रहा था। इसके बाद सौरभ ने ज़्यादा बातें ना बढ़ाते हुए वहाँ से जाना ही ठीक समझा, तो अपना बैग और हेलमेट लेकर सौरभ लिफ्ट की तरफ जाने लगा। तभी उसको ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ थपथपाया हो। यह महसूस होते ही सौरभ मुड़ा तो उसने देखा वहाँ दूर से ही आशीष अपने लैपटॉप पर बैठा कुछ कर रहा था। ये देख वह जैसे ही लिफ्ट की तरफ जाने को हुआ तो उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो वहाँ उसके बाइक की चाबी पड़ी थी। ये देख वो सोचने लगा कि अभी इसकी वजह से उसको वापस आना पड़ता। उसने चाबी उठाई तो और वो लिफ्ट में चढ़ गया। लिफ्ट में चढ़ते ही उसको एक हवा का झोंका लगा, जैसे कोई उसके साथ साथ लिफ्ट में चढ़ा हो। और जब तक सौरभ लिफ्ट में रहा तब तक किसी की सांसें अपने कंधे पर महसूस कर रहा था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी खुली आंखों के लिए वहाँ कोई था ही नहीं। सौरभ के लिए लिफ्ट में एक एक सेकंड भारी हो रहा था क्योंकि उसको इन सब चीज़ों से डर लग रहा था। सौरभ लिफ्ट के खुलते ही सीधे उछलकर बाहर आया और जल्दी जल्दी पार्किंग से अपनी बाइक निकालकर घर के लिए निकल ही रहा था जब उसको पीछे से किसी ने आवाज़ दी। उसने मुड़ के देखा तो वहाँ चाय वाला अपनी दुकान के पास खड़ा होकर सौरभ को देख मुस्कुराए जा रहा था। ये देख सौरभ ने अपनी गाड़ी रोकी और चाय वाला उसके पास आया और उससे पूछने लगा कि कैसा रहा सर जी आज का दिन। तो इस पर सौरभ ने कहा, जी ठीक ही था, बस थोड़ा काम ज़्यादा था। सौरभ ने अपना साथ घटनाओं को इसलिए उससे साझा नहीं किया क्योंकि एक तो वो एक अनजान इंसान था और दूसरा उसको डर था कि कहीं वो उसका मजाक न उड़ाए। इसके बाद चाय वाले ने उससे पूछा कि चाय पियेंगे क्या सर जी, जिस पे उसने कहा, नहीं चाचा कभी और, आज वैसे भी बहुत लेट हो गया है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए चाचा ने सौरभ से कहा, जी सही कह रहे हैं और घर पर आपका कोई इंतज़ार भी तो कर रहा है। इसके बाद सौरभ वहाँ से घर की ओर निकल गया। उसके दिमाग में ऑफिस में चल रही काम की बातें ही चल रही थी। जब करीब 15 मिनट हुए होंगे राहुल को चाय वाले चाचा की वो आखिरी लाइन याद आई जो उन्होंने सौरभ से बोली थी। उन्होंने बोला कि जी और घर पर आपका कोई इंतज़ार भी तो कर रहा है। तो सौरभ ये सोच रहा था कि कोई अनजान इंसान ऐसा क्यों बोलेगा, जबकि ना उसको उसके बारे में कुछ पता है और ना ही वो ये जानता है कि सौरभ अकेले ही रहता है। यही सब सोचते सोचते कब सौरभ अपने घर पहुंच गया उसको पता नहीं चला। घर पहुंचकर मेन गेट में चाबी लगाई और गेट खोला। वो अंदर आ ही रहा था जब उसके कंधे पर धक्का मारता हुआ कोई दौड़ता हुआ अंदर भागा। ये देख सौरभ ने तुरंत लाइट के सारे स्विच एक के बाद एक चालू किए और गेट के पास रखी रॉड को लेकर अंदर कौन है चिल्लाता हुआ भागने लगा और अपने पूरे घर में एक एक चप्पे को अच्छे से देखा, कहीं कोई है तो नहीं। इसके बाद उसको थोड़ी राहत मिली। इसके बाद वो चेंज करके नहाने चला गया। वो नहा ही रहा था जब उसको बाहर अपने रूम से ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी मानो कोई उसके ऑफिस के बैग और उनमें रखे डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो। हल्की सी आहट लगते ही पहले तो उसने अपने कान बाथरूम के गेट पर लगाए तो उसको साफ साफ पन्नों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ठीक से जानने के लिए उसने तुरंत झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। ये देख उसकी जान में जान आई तो वो हंसता हुआ बाहर आया
और अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकाल ही रहा था जब अचानक अलमारी से एक चूहा निकलकर उसके ऊपर कूदा, जिससे वो बहुत तेज चौंका। एक पल को तो वो सोचने लगा कि आज ये उसके साथ पूरे दिन से हो ही क्या रहा है। फिर किसी तरह रिलैक्स होकर वो सब बातों को भुलाकर किचन में खाना बना रहा था और साथ ही अपने एक दोस्त से बातें करते वक्त उसने कहा, सुन, आज मेरे पास तुझे बताने के लिए एक सरप्राइज़ है। इस पर उसके दोस्त ने बोला, एक मिनट मुझे गैस करने दे। इस पर सौरभ बोला, चल गैस कर। शिवम बोला, तूने नई बाइक ली है ना? वो बोला, ना। शिवम बोला, अच्छा, तो कोई सेट हो गई। सौरभ बोला, अबे तेरे दिमाग में भी यही सब चलता रहता है क्या? हार कर बोला, अच्छा चल तू ही बता देना। इस पर सौरभ बोला, अबे मेरी जॉब लग गई है। तो शिवम बोला, ओहो भाई, कल तो पार्टी है फिर। इसके आगे शिवम बोला, अबे पर ये तो बता कि जॉब लगी कहाँ है? तो इस पर जैसे ही सौरभ ने अपने ऑफिस का नाम शिवम को बताया तो सौरभ ने साफ साफ फ़ोन पे महसूस किया कि कुछ सेकंड्स के लिए शिवम की सिर्फ सांसें ही उसको सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड्स बाद जब सौरभ हेलो हेलो करने लगा तो शिवम बोला, छोड़ दे वहाँ से जॉब। इस पर सौरभ थोड़ा परेशान हुआ कि कहीं उसने जॉब वहाँ करके कोई गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया। इसके बाद उसने शिवम से एक के बाद एक सवाल पूछने शुरू किए कि क्या वो कंपनी फ्रॉड है या ऑथराइज नहीं है, जिसके जवाब में शिवम ने कहा, नहीं वैसी कोई बात नहीं है, हालांकि वो बहुत अच्छी जगह पर काम कर रहा है। दरअसल जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है वो बिल्डिंग पूरी की पूरी हॉन्टेड है, यानी वहाँ भूत प्रेतों का साया है। ये सुनते ही सौरभ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इसके बाद सौरभ ने शिवम से बोला, अच्छा, तो मतलब अब भूतों को भी सैलरी और काम की ज़रूरत पड़ने लगी। तो इस पर शिवम बोला, यार तू मजाक समझ रहा है, मैं इस शहर में 3 साल से ज़्यादा समय से रह रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ यहाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या किस तरीके का है। तू नया है इसीलिए तुझे कुछ पता नहीं है, पर मेरी बात मान, मैं सच बोल रहा हूँ। इस पर सौरभ बोला, अब यार तू भी कमाल करता है, मतलब मैं अपनी नई 35,000 की जॉब को सिर्फ इसलिए छोड़ दूँ क्योंकि वहाँ भूतों का साया है। इसके बाद शिवम ने सौरभ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सौरभ ने हंसी हंसी में ही बात को उड़ाते हुए फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद वो अपना खाना लेकर अपने रूम में चला गया। वो खाते खाते टीवी देख रहा था, तभी उसको किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो जब उठकर किचन में गया देखने कि क्या हुआ था तो उसने देखा कि चाय पत्ती का डब्बा गिर गया था और वो पूरे किचन में फैल गई थी। उसने इधर उधर नज़र घुमाई कि कहीं कोई बिल्ली तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद वो वापस जाके टीवी देख ही रहा था कि मानो तभी सौरभ को अपनी किसी लापरवाही का जवाब मिला हो, क्योंकि टीवी सीरियल में एक लड़का दूसरे लड़के से बोल रहा था, मैं तुझे सुबह से इतना कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तू है कि जान के अनजान बन रहा है। इसके बाद जब सौरभ ने खाना ख़त्म कर लिया उसके बाद अब उसको सोना था। दरअसल पूरे दिन से ही वो थका थका महसूस कर रहा था, लेकिन जब से सौरभ ऑफिस से आया था तब से उसको अपना पूरा शरीर इतना ज़्यादा भारी लग रहा था कि मानो उसको उठ के चलने के लिए भी ज़ोर लगाना पड़ रहा हो, और साथ ही उसको घुटन सी महसूस हो रही थी। तो उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर टेरेस पर जाके टहल ले थोड़ा सा, तो शायद वो हल्का महसूस करेगा। तो वो थोड़ी देर टेरेस पर टहल रहा था। उसके बाद वो नीचे आकर सो गया। सोए हुए उसे अभी आधे घंटे ही हुए होंगे जब सपने में उसको कुछ पानी पानी दिखाई दे रहा था, पर वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो है कहाँ। तभी अचानक उसको ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कुछ लोग मिलकर किसी लड़के को मारने की कोशिश कर रहे हों। उसको कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर जब धीरे धीरे सपना साफ होता गया तो उसने देखा कि करीब 4 से 5 लोग मिलकर एक अकेला लड़का, जो कि दूर से देखने पर 22 से 23 साल का मालूम हो रहा था, उसको किसी टंकी में डुबाकर उसका दम घोटने की कोशिश कर रहे हों। सौरभ सपने में पूरी कोशिश कर रहा था उसको बचाने की,
लेकिन उसके कदम चाह कर भी आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। इस सपने की वजह से पूरी रात ठीक से वो सो भी नहीं पाया। सुबह 4:30 से 7:30 तक ही उसने एक नींद ली थी। इसके बाद उसने तैयारी की और वो ऑफिस के लिए निकल गया। वो रास्ते भर अपने सिर दर्द की वजह से अपनी आंखें चौड़ी कर रहा था बाइक पे। ऑफिस पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी पार्क की। गाड़ी पार्क कर ही रहा था जब उसकी नज़र चाय की दुकान पर पड़ी। तो उसने सोचा कि एक चाय पी ले तो शायद उसके सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। सौरभ उस गुमटी के पास गया और उसने देखा कि आज चाचा वहाँ नहीं थे, बल्कि 19-20 साल का एक लड़का था, जिसने सौरभ से पूछा, साहब चाय? जिस पर सौरभ ने उससे कहा, हाँ छोटू एक चाय देना। सौरभ को चाय देते वक्त उसने सौरभ से पूछा, साहब इधर पहली बार देखा आपको, नए आए हैं क्या? तो उसने बताया कि हाँ उसने कल ही ज्वाइनिंग की है यहाँ पास ही ऑफिस में। इसके बाद उन दोनों में कुछ बातचीत हुई। बातों बातों में ही उस चाय वाले से सौरभ ने पूछा, छोटू आज चाचा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? इस पर चाय वाले ने चाय छानते छानते एकदम से सौरभ के चेहरे पर देखा। तो उसने दोबारा से सौरभ से पूछा, कौन चाचा? तो सौरभ बोला, अरे वही जो तुम्हारे अलावा यहाँ बैठते हैं। तभी सौरभ ने महसूस किया कि इस सवाल से चाय वाले के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। इसके बाद सौरभ से उसने सिर्फ एक ही बात बोली कि साहब आपके ड्यूटी का टाइम हो रहा है, जाइए। सौरभ ने जब घड़ी पर ध्यान दिया तो सच में 9 बजने वाले थे और उसके ऑफिस का टाइम भी हो रहा था। वो वहाँ से उठा और बिल्डिंग की तरफ जाने लगा। तभी चाय वाले लड़के ने सौरभ को आवाज़ दी। जब सौरभ पलटा तो उसने सौरभ से उसका फ़ोन नंबर मांगा। तो सौरभ ने हंसी हंसी बिना शक किए उसको अपना फ़ोन नंबर दिया और सोचा ये कोई छोटा इंसान या छोटा बच्चा उसके नंबर से क्या गड़बड़ करेगा। और फिर वो आगे बढ़कर लिफ्ट में चढ़ गया। फ्लोर पर लिफ्ट लगी। वो उतरकर अपने कैबिन की तरफ आया। तभी चलते चलते वो महसूस कर पा रहा था कि उसका सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। वो सबसे मिलता हुआ हंस खेलकर कैबिन में आया और बैठकर अपना पीसी ऑन करके अपना काम देखता है कि तभी आशीष उसके पास आके उसको फाइल देता हुआ बोलता है कि आज क्या बात है, आज एम्प्लॉय साहब बहुत खुश हैं आज तो। इस पर सौरभ बोला, कुछ नहीं यार, एक्चुअली कल रात से ही पता नहीं अजीब अजीब सपने आ रहे थे तो सो नहीं पाया था, इसी वजह से पूरी रात गाड़ी पे, और जब यहाँ आया तो सिर दर्द हो रहा था, लेकिन जब ऑफिस आया और पास की गुमटी से चाय पी तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है, इसीलिए चेहरे पर मुस्कान है। इसके बाद बातों बातों में ही सौरभ आशीष से पूछने लगा कि आज वो सामने वाला नहीं दिखाई दे रहा है वर्कर जो मेरे कैबिन के सामने बैठता है। तो इस बात को काटते हुए आशीष ने सौरभ से पूछा, अच्छा तुमने इससे पहले कहीं काम किया है क्या? तो वो लोग बात कर ही रहे थे जब वहाँ पर एक दूसरा कोई आया, जिसे देख सौरभ ने आशीष से पूछा, ये कौन है? तो उसने बताया कि ये हमारे बॉस का यानी चेयरमैन का भांजा है, कोई काम धंधा करता नहीं है, बस बॉस के टुकड़ों पर पल रहा है और अपनी पोजीशन का रौब झाड़ता है और पता नहीं अपने आप को कहाँ का गुंडा समझता है। पता है 3-3 मर्डर करने के मुकदमे चल रहे हैं इस पर। इसके जवाब ने सौरभ ने आशीष से पूछा, अगर ये इतना खतरनाक है तो ये ऐसे खुला ऑफिस में क्या कर रहा है, इसको तो जेल में होना चाहिए। इस बात को आगे बढ़ाता हुआ आशीष बोला, अरे ये अभी तक जेल में ही होता, बस हर बार बॉस की पावर से बच जाता है। वो लोग बात कर ही रहे थे जब विक्रम की नज़र यानी बॉस के भांजे की नज़र सौरभ पर पड़ी। तो वो सौरभ का नया चेहरा देख उसकी तरफ आने लगा। तभी आशीष सक पका के वहाँ से जल्दी जल्दी उठकर अपने कैबिन पर चला गया। तभी विक्रम यानी सौरभ के बॉस का भांजा सौरभ के पास आकर खड़ा हुआ और उससे उसके बारे में पूछने लगा। लेकिन सौरभ ने उस वक्त विक्रम ने उस वक्त ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे सौरभ उसको वैसा समझे जैसा आशीष ने सौरभ को बताया था। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। सौरभ को काम करते हुए इस कंपनी में अभी 14 दिन हो चुके थे। इन 14 दिनों में उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे उसको तकलीफ़ हो या वो ये समझे कि ये बिल्डिंग सचमुच हॉन्टेड है, सिवाय कुछ अजीब चीज़ों के, जैसे जब भी वो अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके ऑफिस से घर जाता तो लिफ्ट में उसको ऐसा लगता
कि चढ़ते वक्त कोई साथ साथ उसके साथ लिफ्ट में चढ़ा हो और साथ ही बाहर उतरा भी हो। घर पर जब भी वो अपना खाना बनाकर निकलता तो उसको किचन से निकलने के बाद किचन में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर महसूस होती। कभी कोई डिब्बा गिरता तो कभी कोई बर्तन। लेकिन गौर करने की बात ये थी कि जब भी कोई डिब्बा या ऐसी कोई भी चीज़ गिरती तो वो ऐसी गिरती जो चाय बनाने के काम में इस्तेमाल होती, जैसे चीनी का डब्बा हो या पत्ती का डब्बा हो या फिर दूध से भरा हुआ बर्तन। करीब 13 से 14 दिन तक जब ये सिलसिला नहीं रुका तब सौरभ भी शिवम की कही बातों पर यकीन करने लगा, क्योंकि इन सब घटनाओं के साथ साथ सौरभ को कुछ सपने भी आ रहे थे जिनमें अधिकतर सौरभ को 22 से 23 साल का वो लड़का दिखता और उस हालात में चाह कर भी सौरभ उसको बचा नहीं पाता। शिवम की बात यकीन करना इसकी वजह ये भी थी कि जिस जगह पर उसको ये सपना होते हुए दिखता या फिर जिस जगह पर अपने सपने में उसको ये वारदात होती हुई दिखती वो हूबहू सौरभ के ऑफिस के टेरेस जैसी थी। ऐसे ही एक दिन आधी रात को सौरभ ने अपने दोस्त शिवम के पास फ़ोन किया और उससे एक बार पूछा कि यार तू एक दिन कुछ कह रहा था वो बिल्डिंग के हॉन्टेड होने वाली बात। तो इस पर शिवम बोला, यार मैंने तुझे पहले भी बताने की कोशिश की लेकिन तू है कि मानता ही नहीं। अरे यार अरे मेरे दोस्त 3 साल पहले वहाँ काम कर चुके हैं। तो इस पर सौरभ ने शिवम से पूछा, लेकिन तुझे इस बात का पता कैसे चला कि वो भूतिया ऑफिस भूतिया है? तो शिवम बोला, यार अभी से 3 साल पहले की बात है। उन दोनों की जॉब मैंने ही वहाँ लगवाई थी। दोनों बेचारे थोड़े गरीब घर से थे, लेकिन जॉब लगने के बाद जब पहले महीने की सैलरी मिली तो वो बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही उन दोनों को वहाँ से 2 से 3 महीने बीते तो उनको कुछ अजीबोगरीब सपने आने लगे और अधिकतर उनको अपने आसपास किसी की मौजूदगी 24 घंटे महसूस होती थी। लड़के गरीब घर से थे तो ये छोटी मोटी चीज़ों को उन्होंने बहुत टाला, टॉलरेट किया। लेकिन बात तब खराब होने लगी जब उनको अलग अलग नंबरों से धमकियां मिलने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको कई बार रोड एक्सीडेंट में मरवाने की भी कोशिश की गई थी। जो कोई भी ये सब करवा रहा था कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण था उन दोनों की ऑफिस में उनकी बढ़ती सफलता, क्योंकि 1.5 साल में ही उनके काम और उनके काम के प्रति ईमानदारी को देख उनका बॉस उनसे इतना खुश था कि वो अक्सर उन दोनों की तारीफ किया करता था और उसने उन दोनों की पोस्ट को बढ़ाकर एज एन एम्प्लॉय रख लिया था। तो जाहिर सी बात है कि 25-26 साल के लड़के अगर 50 से 55 हज़ार की सैलरी पा रहे हों तो और लोगों का उनसे जलना लाजमी था। इतनी बात सुनते ही सौरभ ने पहले शक किया बॉस के भांजे पर, क्योंकि ऐसी हालत में और कोई भी उनसे जलता या नहीं, लेकिन वो उन दोनों से ज़रूर जलता, क्योंकि आशीष ने उस दिन उसको जो 2 से 3 मर्डर वाली मुकदमे की बात सौरभ को बताई थी वो उन बातों को एक्सीडेंट वाली बातों से जोड़कर देख रहा था। इसके बाद शिवम ने उससे पूछा, तेरे साथ भी ऐसा ही कुछ चल रहा है क्या? तो सौरभ इस पर बोला, अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। इसके बाद पूरी बात को जानने के लिए अब सौरभ ने प्लान बनाना शुरू किया। लेकिन यहाँ से एक बात तो तय थी कि अब सौरभ को हल्का हल्का समझ में आने लगा था कि क्यों अधिकतर लिफ्ट में उसको किसी की मौजूदगी आते और जाते महसूस हो रही थी, क्यों अधिकतर किचन में से कुछ न कुछ गिरता रहता था। लेकिन सौरभ यही सब सोचकर दोबारा रिलैक्स हो गया कि जब उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा तो उसको कोई नुकसान क्यों करेगा। धीमे धीमे 3 महीने बीत गए। सौरभ को भी इन चीज़ों की आदत पड़ गई, लेकिन इन 3 महीनों में सौरभ को वो अजीब वर्कर जो पहले दिन दिखा था वो आज तक नहीं दिखा, ना ही वो चाय वाले चाचा दिखे थे। चाय की दुकान पर भी उसको वही अक्सर 19-20 साल का लड़का दिखता। अब 3 महीने की आखिरी डेट थी और आज सौरभ के बॉस ने उसको अचानक अपने ऑफिस में बुलाया और ऐसी खबर दी जिससे मानो वो पागल सा हो गया। दरअसल सौरभ का प्रमोशन हुआ था
वो मैनेजर से जीएम बन गया था। इसके बाद इस चीज़ की अनाउंसमेंट सौरभ के बॉस ने पूरे स्टाफ के सामने की और सबको मालूम हो गया था कि सौरभ ऑफिस का नया जीएम है। हैरानी की बात ये थी कि इतनी कम उम्र में जीएम बनना जाहिर सी बात है, और लोग जो कंपनी में पुराने अरसे से उसके नीचे पोस्ट पर काम कर रहे थे, ये जलने का कारण बन सकता था सौरभ का उन लोगों का। दरअसल इन सब चीज़ों के पीछे वजह ये थी कि प्रमोशन के एक हफ्ते पहले भरे ऑफिस में सबके सामने सौरभ के बॉस ने पुराने जनरल मैनेजर यानी कि मिश्रा को डांटा था। वजह थी हमेशा हाफ टाइम पर छुट्टी लेकर ऑफिस से जल्दी जल्दी चले जाना और ऑफिस के काम के टाइम बाकी चीज़ों को लैपटॉप पर करते रहना या टाइम पास करते रहना। और उस दिन सब बात इतनी ख़राब हो गई कि बॉस ने जनरल मैनेजर यानी कि मिश्रा का वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। सब ने उस दिन देखा था कि मिश्रा कितने गुस्से में ऑफिस से चला गया था। उस दिन जब सौरभ को वो मुकाम मिला तो कई लोग नाखुश थे सौरभ से। हालांकि ऑफिस के हर एम्प्लॉय से थोड़ी बहुत बात सौरभ करता ज़रूर था, लेकिन उसकी ज़्यादातर आशीष से ही बनती थी। और जिस दिन सौरभ का प्रमोशन हुआ था उसी दिन शाम को विक्रम यानी कि सौरभ के बॉस का भांजा बड़े गुस्से में ऑफिस आया और धड़धड़ाता हुआ ऑफिस यानी कि अपने बॉस के ऑफिस में घुस गया। ऑफिस में घुसा, फिर उसके बाद वहाँ से कई सारी आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आने लगी। हर कोई उन आवाज़ों को सुन पा रहा था। एक आवाज़ उनमें से या एक लाइन जो सौरभ ने ठीक अपने कानों में सुनी वो ये थी कि वो अपने मामा से लड़ता हुआ कह रहा था कि आप मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा डिसीज़न कैसे ले सकते हो जनरल मैनेजर को बदलने का। और काफ़ी देर तक ऑफिस से बॉस और विक्रम के लड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। इसके बाद 15 मिनट के बाद जब विक्रम ऑफिस से निकला तो वो सौरभ को घूरता हुआ ऑफिस से बाहर चला गया। इसके बाद सौरभ ने अपना काम ख़त्म किया और वो घर जा ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। तो वो फ़ोन को उठा नहीं पाया था किसी वजह से। उसके बाद वो ड्राइविंग कर रहा था यानी बाइक पर था, तब भी उसको बहुत सारे फ़ोन आए थे। उसने ये भी नोटिस किया था कि उसको मैसेज भी आया था। घर पहुंचकर जब उसने अपना फ़ोन उठाया तो उसने देखा कि उसको 5 अलग अलग नंबरों से कॉलें लगी थी और मैसेज भी भेजा गया था जिसमें लिखा था कंपनी से इस्तीफ़ा दे दो। सौरभ तभी समझ गया था कि शिवम ने जिन लोगों का जिक्र किया था वो सौरभ का अगला शिकार करने वाले हैं। उसने बिल्कुल भी देर नहीं की, तुरंत शिवम से बात करके उसने तुरंत पुलिस में कंप्लेन कर दी। इसके बाद जब सौरभ और शिवम पुलिस स्टेशन जाकर अपनी एफआईआर सबमिट कर रहे थे तो उन्होंने पुलिस को वो नंबर देकर कहा कि ये अलग अलग नंबर हैं जिनसे सौरभ को धमकियां मिली हैं। इसके बाद पुलिस ने वो नंबर लेते हुए उन दोनों को जांच की डिटेल और कार्रवाई की तसल्ली दी। इसके बाद करीब ठीक एक हफ्ते बाद जब मैटर शांत हुआ थोड़ा सा, ऑफिस में पुलिस आई थी और वो सौरभ को अरेस्ट करने आई थी और उनके पास वारंट भी था। दरअसल पुलिस की माने तो सौरभ के कंप्यूटर से ड्रग्स की तस्करी की इंफॉर्मेशन पुलिस के हाथ लगी थी और साथ ही उसके कंप्यूटर पे से 50 लाख का ट्रांजैक्शन किया गया था नेट बैंकिंग के द्वारा। तभी सौरभ के बॉस ने आकर सौरभ की तरफ से बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता है, सौरभ एक बहुत ऑनेस्ट एम्प्लॉय है और उसको ऑफिस में इतना काम पहले से ही रहता है कि वो इन घटिया चीज़ों में तो इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर आपको शक है तो आप ऑफिस में आके उसके काम के टाइम का एक्सेस हुआ डेटा और हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। पुलिस ने चेक किया तो बॉस की बात बिल्कुल ठीक निकली, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने वार्निंग देते हुए कहा कि सर अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन सच का पता तो हम लगा ही लेंगे। इसके बाद पुलिस वहाँ से चली गई। पुलिस के जाते ही सौरभ के बॉस ने उसको ऑफिस में बुलाया और पर्सनली उससे बोला कि सौरभ देखो, ये किसने किया है और क्यों किया है ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन तुम 1 महीने के लिए शहर से बाहर चले जाओ। सैलरी की टेंशन तुम मत लो, मैं भिजवा दूंगा तुम्हारे अकाउंट में।
इसके बाद बॉस ने सौरभ को बोला, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस किसी ने भी ये तुम्हारे साथ किया है वो तुमको जान से मारने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो सौरभ ने बॉस के डिसीज़न को मारते हुए शहर से बाहर जाने का सही समझा। हाफ डे की छुट्टी ली और वो घर निकल गया। लेकिन सौरभ ने ऐसा किया नहीं। यानी सौरभ घर तो पहुंच गया, लेकिन उसने ना बाहर जाने की कोई प्लानिंग की और ना ही कोई पैकिंग की, बल्कि उसने अपने दोस्त शिवम को कॉल की और उसको घर पर बुलाया। जब शिवम घर पहुंचा तो उसने डोरबेल बजाई तो सौरभ आया। उसने दरवाज़ा खोला और शिवम अंदर आके बैठा। बैठने के बाद उसने अपने साथ बीती एक एक घटना को शिवम से साझा किया। इसके बाद उसने शिवम से बोला कि जो कोई भी ये कर रहा है मैं उसका पता लगाना चाहता हूँ और मुझे इस काम में तेरी ज़रूरत है। ये सब बातें सुनने के बाद पहले तो शिवम सौरभ से थोड़ा नाराज़ हुआ कि अब तक उसने ये सब उससे छुपाया क्यों। उसके बाद आगे की बात को जवाब देते हुए वो सौरभ से बोला, भाई तू पागल हो गया है। देख, जो कोई भी इस कारनामे के पीछे है या था, तूने देखा नहीं कि कितनी आसानी से उन लोगों ने तेरे कंप्यूटर पर वो सारे एविडेंसेस फीड करके पुलिस को भेज दिए, और वो भी इतने बड़े कांड के जो हम सोच भी नहीं सकते। तुझे लगता है कि वो सब छोटे लोग होंगे? इस पर सौरभ ने कहा, देख मैंने सोच लिया है कि वो कोई भी हो, मैं पता लगा कर रहूँगा इसके पीछे कौन है। इसके बाद उसने शिवम से पूछा, क्या तू मेरे साथ इस लड़ाई में मेरे साथ है या मेरा साथ देगा? तो इस पर शिवम बोला, अब जब तूने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। वो दोनों बैठे ही बात कर ही रहे थे जब कमरे में लगी लाइटें फ्यूज़ होने लगी, जैसे आवाज़ कर रही थी। एक दो का फ्यूज़ होना तो समझ में आता, लेकिन इस वक्त घर में लगी हर लाइट अजीब सी आवाज़ें कर रही थी। और जैसे ही उन दोनों ने चेक करने के लिए अपने कदम गेट से बाहर निकाले तो एक के बाद एक लाइट अपने आप फूंकती गई। ये देख शिवम ने सौरभ से तुरंत कहा, सौरभ घर की चाबी उठाओ, निकल यहाँ से। इसके बाद शिवम और सौरभ गैलरी से होते हुए बाहर की तरफ दौड़ लगाने लगे। वो लोग इस चीज़ को साफ साफ देख पा रहे थे कि जितनी भी कांच की चीज़ें घर में मौजूद थी उनमें से अधिकतर या वो सब की सब टूटती जा रही थी। इसके बाद बाहर निकलकर सौरभ ने अपना घर लॉक किया और वो निकले सीधे शिवम के घर। रात को खाना वगैरह वहीं पर करके शिवम और सौरभ एक दूसरे से यही बात कर रहे थे कि जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो उन लोगों को ये सब फेस क्यों करना पड़ रहा है। फिर बात करते करते कब शिवम की आंख लग गई उसको पता नहीं चला। साथ ही सौरभ भी सो गया। सोने के बाद जब अगले दिन दोनों की आंखें खुली तो उन्होंने नहा धोकर नाश्ता वगैरह कर कर बैठे। जब बात कर रहे थे तो सौरभ ने शिवम से कहा कि देख, मेरे पास 1 महीना है ये सब कुछ पता लगाने के लिए, अब बोल शुरुआत कहाँ से करें। तो इस पर शिवम बोला, देख भाई, अभी हम लोग की मदद सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं और वो हैं रवि और कौशिक। दरअसल रवि और कौशिक वही 2 लड़के थे जिनको शिवम ने उसी कंपनी में लगवाया था जहाँ सौरभ काम कर रहा था। शिवम ने उन दोनों को कॉल करी और अपने घर पर बुलाया तो उन लोगों ने कहा कि काम से छूटकर वो शाम 7:30 बजे तक ही आ पाएंगे। किसी तरह सौरभ और शिवम के इंतज़ार करते करते शाम 7:30 हुए तो रवि और कौशिक पहुँचे। फिर चारों में बातचीत शुरू हुई तो सौरभ ने उन दोनों को अपने साथ घटी एक एक घटना के बारे में बताया। तो पता चला कि उन तीनों यानी कि सौरभ, रवि और कौशिक के साथ घटी घटना एक जैसी थी। उनको भी उसी लड़के की तरह यानी सौरभ की तरह वही लड़का सपने में अधिकतर दिखाई देता जो सौरभ को दिखाई दे रहा था, और उनके घर के किचन से भी रोज़ कोई ना कोई चीज़ें गिरती या नुकसान ज़रूर होता था। इसके बाद सौरभ ने जब उन दोनों को अपने ऑफिस वाली घटना यानी कि कंप्यूटर वाली और पुलिस वाला कांड बताया तो उन दोनों ने इसके लिए विक्रम को जिम्मेदार बताया और उन्होंने कहा कि इस काम में उसके साथ ऑफिस के कुछ और भी लोग शामिल हैं। और वो दोनों जाते जाते सौरभ को 2 बातें बता गए। एक तो ये कि विक्रम की लत यानी कि उसकी लालच, उसकी खुद को कंपनी का मालिक समझने की भूल
उसको ये सब करने पर मजबूर करती है। और दूसरी ये कि जब तक रवि और कौशिक ने वहाँ पर काम किया था तब तक अक्सर वहाँ लोग उन दोनों से पहले काम करने वाले एक वर्कर और एक बड़े ही ईमानदार वर्कर के बारे में बात किया करते थे। और उन्होंने ये भी सुना था कि उस वर्कर को कंपनी के कुछ लोगों के काले कारनामों के बारे में पता चल गया था, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। ये बात सुनने के बाद पता नहीं क्यों सौरभ को ऐसा लग रहा था कि अंदर ही अंदर वो कुछ जानता है पहले से इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन वो बयान नहीं कर पा रहा था, ना खुद से ना दूसरों से। इसके बाद रवि और कौशिक वहाँ से चले गए। अब सौरभ और शिवम को अच्छी खासी बातें पता चल चुकी थी, एक्शन लेने लायक। वो अपना अगला कदम लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी शिवम ने सौरभ को बताया कि वो इस शहर में कुछ ऐसे खबरी को या कुछ ऐसे लोगों को जानता है जो विक्रम के बारे में जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन उन दोनों को लाकर दे सकते हैं। उसी दिन शिवम ने उन लोगों को कांटेक्ट किया और उनको विक्रम के हुलिये और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया और उसके बारे में पता करने को कहा। तो वो लोग अपने काम पर लग गए। इसके बाद शिवम ने सौरभ से कहा, भाई अब तू चिंता मत कर, अब विक्रम और जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व है वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि अब उनके बारे में उठने बैठने से लेकर उनके हर ठिकाने की इन्फॉर्मेशन कुछ ही दिनों में हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद 10 से 12 दिन बीत गए, लेकिन विक्रम और बाकी लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसी बीच सौरभ और शिवम के घर पर ही सौरभ ने अपने दिन और रात बिताए। इसी बीच घर से बाहर निकलना भी सौरभ बिल्कुल भूल गया था। आज 21वां दिन था, लेकिन इसी बीच सौरभ और शिवम के बीच काफ़ी कहा-सुनी भी हो गई। वजह ये थी कि सौरभ अक्सर उससे कह रहा था कि कुछ पता नहीं चल पाएगा उन लोगों का, लेकिन जिस दिन उन लोग के बीच कहा-सुनी हुई उसी दिन की शाम को उन लोगों के पास पता करने वाले लोगों की कॉल आई। इस बात पर जब शिवम ने उन लोग से पूछा तो उन लोगों ने शिवम को बताया कि भाई विक्रम और उसके साथी शहर से दूर एक कंस्ट्रक्शन की साइट पर वाइट कार में जाते हुए दिखे हैं और अक्सर कार में वो लोग 11:30 से 12 बजे के बीच जाते दिखे हैं। ये सुन शिवम और सौरभ ने बिना टाइम वेस्ट किए आज ही रात को वहाँ जाने का फैसला किया। वो इसलिए ताकि वो पता लगा सकें कि आखिर मेन चक्कर क्या है और इन सब कारनामों में जो 2 लोग विक्रम के साथ शामिल हैं वो हैं कौन। रात 11 बजे सौरभ और शिवम पूरी तरह से खुद को सिक्योर करते हुए, यानी कि उनको कोई पहचान ना पाए ऐसा बनकर छुपकर उसी रोड पर इंतज़ार करने लगे। करीब आधे घंटे में ही विक्रम और अपने 2 साथियों के साथ कार में उसी रोड से होता हुआ जा रहा था कि तभी उन दोनों ने बाइक से उनका पीछा करना शुरू किया। उन दोनों को बीच बीच में रुकना पड़ रहा था क्योंकि इतनी रात के वक्त रोड पर बहुत कम गाड़ियां थी और ऐसे में बहुत आसानी से वो लोग सौरभ और शिवम को पहचान सकते थे या पकड़ भी सकते थे। तो उन्होंने कैसे न कैसे करके धीरे धीरे उन दोनों को करीब 1.5 घंटे तक पीछा करने के बाद वो दोनों पता लगा पाए उनके ठिकाने का। ठिकाने पर पहुंचने के बाद विक्रम और वो 2 लोग उतरे। यहाँ जगह बिल्कुल वैसी थी जैसे शिवम के जानने वालों ने उसको बताया था, शहर से दूर कंस्ट्रक्शन की साइट वाली बिल्डिंग। विक्रम के उतरने के बाद शिवम और सौरभ एकटक ये जानने के लिए लगातार उसे देख रहे थे कि आखिर वो बाकी के 2 लोग कौन हैं। जैसे ही दोनों कार से उतरे तो उन दोनों को देखकर सौरभ के पांव तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल वो दोनों सौरभ के ऑफिस के वर्कर आशीष और पुराना जनरल मैनेजर मिश्रा सर थे। ये देख सौरभ बोला, अबे ये तो मेरे साथ के लोग हैं यार, एक मेरा एम्प्लॉय है तो दूसरा जीएम। इसके बाद उन दोनों ने उनको बराबर नज़र में रखते हुए उनका पीछा किया और उनके हर मूवमेंट को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगे। उन्होंने देखा कि वो तीनों लोग आपस में बात कर रहे थे किसी चौथे माल की पेटी की। करीब 10 मिनट तक उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उन लोगों को पता चला कि ये लोग ड्रग्स की बात कर रहे थे। उन लोगों की ज़रूरत भर का वीडियो बनाया और उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया
तो 10 से 15 मिनट के अंदर ही पुलिस वहां पहुंच गई। ये देख उन दोनों को कुछ शक हुआ कि पुलिस इतना जल्दी कैसे आ सकती है, क्योंकि उन दोनों को आराम से आने पर भी 1.5 घंटे लगे थे। अगर पुलिस जल्दी भी आती तो करीब 40 से 45 मिनट तो लगने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि जो कुछ भी हुआ चलो ठीक ही हुआ। उसके बाद जैसे ही पुलिस का सायरन बजा और आवाज़ तेज होती गई तो वो लोग हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगे। तभी सौरभ और शिवम ताली बजाते हुए उन तीनों के सामने आए और उनसे कहने लगे कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ, क्योंकि भागने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। तभी पुलिस भी वहाँ आ गई। इतने में ही शिवम ने इंस्पेक्टर से बोला, सर मैंने ही आपको फ़ोन किया था, इन तीनों को अरेस्ट कर लीजिए। दरअसल ये लोग यहाँ ड्रग्स के धंधे की डील कर रहे थे। इतने में ही मैंने इन तीनों का वीडियो बना लिया जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। अरेस्ट कर लीजिए इन तीनों को। इतने में ही इंस्पेक्टर ने हथकड़ी निकाली, लेकिन उन तीनों को अरेस्ट करने की जगह शिवम का हाथ पकड़ा और उससे इंस्पेक्टर ने बोला, फ़ोन आपने किया है तो पहले आप ही चल दीजिए ससुराल। ये सुनते ही सौरभ ने इंस्पेक्टर से कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? हम ही ने आपको कॉल किया है, हमारे पास इन लोगों के खिलाफ सबूत भी हैं, उसके बावजूद भी आप इनकी जगह हमें अरेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों सर? इसके जवाब में विक्रम हंसता हुआ बोला, तुझे क्या लगा कि हमारे पीछे कुछ लौंडे लगा के, हमारा पीछा करके, हमारी वीडियो बना के तू हमें अंदर करवा देगा? लगता है तूने इस कहावत के बारे में नहीं सुना कि कोई भी जंग सिर्फ ताकत से नहीं दिमाग से जीती जाती है। इस पर सौरभ उससे बोला, देखो ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम उस कंपनी के मालिक बन जाओगे? इस बात पर विक्रम बोला, देख मालिक मैं हूँ तो इसमें कहने की बात क्या, और तू इस चीज़ की बिल्कुल चिंता मत कर, क्योंकि तू कोई पहला नहीं है जो ये सब देख रहा है। तेरे पहले भी एक लड़का आया था हमारे रास्ते में सफल बनने का ख्वाब लेकर, लेकिन उसके इस ख्वाब ने उसको इतना ऊपर चढ़ा दिया कि वो सीधे हमसे आ टकराया। और इसके बाद जब उसको हमारे बारे में मालूम पड़ा तो उसने इसको हमारी कमज़ोरी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला था और हम तीन, तो बेचारा बचना तो उसका नामुमकिन था। और इससे आगे भी जिस किसी ने भी हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो वो भी मारा जाएगा। इसके बाद वो दोनों इंस्पेक्टर शिवम और सौरभ को वहाँ से ले जाने लगे। उन दोनों पर ही उल्टा तस्करी का केस बनाकर कि तभी अचानक पता नहीं क्यों, लेकिन सौरभ बड़ी बुरी तरह दांत भींचते हुए इंस्पेक्टर की तरफ देखकर बोला कि तुम तो कौड़ी के कानून के रखवाले, तुम्हें तो सबसे पहले मार देना चाहिए, पैसों में बिकने वाले 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर। 28 साल के सौरभ के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि पहले तो उसने दोनों पुलिस वालों की रिवॉल्वर निकालकर उन दोनों को ही उससे मार दिया, फिर उन तीनों को भी मार दिया एक झटके में। सौरभ ने ये कैसा कारनामा किया, शिवम ये देख ही रहा था। आखिर उसने ये किया कैसे कि तभी सौरभ कुछ अजीब सी आवाज़ में कुछ बोलने लगा। शिवम ध्यान से सुनना शुरू कर चुका था तो उसने सुना कि सौरभ बोल रहा था, मेरे बाप ने एक चाय की दुकान से कमा कर हम दोनों को पाला। बचपन से ही हम दोनों ने अपने माँ और पिता के साथ गरीबी का असली मतलब समझा था। मेरे बाप ने कितनी मुश्किलों से मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि हम सब लोगों की गरीबी मिटा सकूं मैं। जब किसी तरह मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और मैं इस कंपनी के काम के लिए आया तो मैं सेलेक्ट हो गया। यहाँ काम करना मैं शुरू कर चुका था। मेरे पिता चाय की दुकान से जब अक्सर मेरे ऑफिस में आया करते थे और मुझे यूनिफॉर्म में देखकर किसी बड़े आदमी की तरह जब वो मुझे अक्सर काम करते हुए देखते थे तो वो मुझे कहा करते थे कि बेटा अब ज़्यादा दिन ये सब कुछ सहना नहीं पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही महीने बीतते गए मेरे घर के हालात सुधरते गए। मेरे काम के प्रति ईमानदारी, और मैं छोटी जगह और छोटी कास्ट का लड़का था, लेकिन मेरे काम से कभी मैंने इस चीज़ का पता किसी को नहीं लगने दिया। और यही कारण था
कि अक्सर कंपनी के मालिक भी मेरी तारीफ़ किया करते थे। बहुत कम टाइम में मेरा कद कंपनी में इतना बड़ा हो गया कि इन लोगों की कुर्सी खतरे में आ गई। तभी इन लोगों ने मुझे कंपनी के रिकॉर्ड्स और वहाँ की इन्फॉर्मेशन बाहरी कंपनी को बेचने का इल्ज़ाम लगाया। साथ ही ड्रग्स की तस्करी का भी इल्ज़ाम लगाकर मुझे अंदर करा दिया। मुझे इन लोगों ने कस्टडी में ही मरवा दिया था और मेरा बाप कोर्ट के चक्कर काटता काटता ही परेशान होकर इंसाफ ना मिलने पर एक दिन फांसी लगाकर अपनी जान दे चुका था। नाइंसाफ़ का बोझ लेके आज तक मेरी माँ और मेरा छोटा भाई रह रहा है, लेकिन अब वो इससे आज़ाद हो जाएंगे। सौरभ आज भी 4 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है। आज भी उस रात उसके साथ क्या हुआ था ये सोचकर उसकी रूह कांप जाती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि पुलिस के पास हर वो डिटेल है जिससे वो सौरभ को अरेस्ट कर सकते हैं। 2 पुलिस ऑफिसर को और 3 ऑर्डिनरी लोगों को मारने के इल्ज़ाम में। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चाह कर भी पुलिस सौरभ का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी।